हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फिशरमैन। तो कहानी शुरू होती है समुद्र के बीच बैठे हुए उमार नाम के आदमी से, जो किसी सोच में डूबा हुआ है। पहले हम 8 साल के उमार को देखते हैं जो अपने डैड के साथ फिशिंग कर रहा है, लेकिन तभी उनकी बोट पलट जाती है और वो पानी में गिर जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो ये उसका एक सपना था, लेकिन उसके लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसे सपने उसे हर रोज आते हैं, क्योंकि जब वो छोटा था तो सेम ऐसे ही हादसा उसकी आंखों के सामने हुआ था जिसमें उसके डैड की मौत हो गई थी। और तब से लेकर आज तक वो पानी से बहुत डरता है। वो सोकर उठता है तो उसके आसपास कुछ बच्चे आते हैं और जो उसे बताते हैं कि ट्वीटी फिर से भाग गया है, इसलिए वो सारे फिर से उसे ढूंढने में लग जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जब उमार 8 साल का था तभी से वो अनाथ है। उसके माँ बाप दोनों मारे गए थे, जिसके बाद उसे संभालने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर उसने खुद के दम पर अपना फ्यूचर बनाया और आज वो 10 अनाथ बच्चों को अपने साथ रखता है, उन्हें खाना खिलाता है और उनके साथ हर वो खुशियां बांटता है जो उसे कभी नहीं मिली। और उन्हीं में से एक बच्चा है ट्वीटी, जिसे यहाँ रहना पसंद नहीं है क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। अब उमार उसे ढूंढने के लिए पूरा शहर घूमता है और तब जाकर उसे वो एक कबाड़ खाने के पास सोया हुआ मिलता है। तो उसे अपने गोद में उठाकर वहाँ से घर लाता है और सुला देता है। अगले दिन जब वो ट्वीटी सोकर उठता है तो उसके पास जाकर वो उसे समझाता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम की बहुत तुम्हें याद आती है और उनके बिना कैसे रहा जाता ये मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता है, लेकिन तुम यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से रह सकते हो और यही तुम्हारी मॉम भी चाहती थी कि तुम हमेशा से एक अच्छे इंसान बनो। वहीं दूसरी ओर उसकी वाइफ क्लारा उसे बताती है कि एग्स ख़त्म हो गए हैं। तो वो कहता है कि एग बहुत महंगे हो गए हैं, हमें कुछ और अब खाना चाहिए। लेकिन बाद में वो खुद को मना लेता है, ये कहते हुए कि उसके ऊपर उन 10 बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए वो खुद कम खाना खा लेगा। अब मार्केट जाने के लिए जब वो अपनी कार में बैठता है, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है जो असल में बैंक की तरफ से आया था, जिसे देखकर वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। पर वो उसे उठाता नहीं, बल्कि उसे काट देता है और यहाँ से सीधा मार्केट चला जाता है। अब घर आने पर वो ट्वीटी को एक कील देते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ये मैजिकल नेल है, अगर तुम एक पेपर पर अपनी विश लिखकर इस कील की मदद से दरवाजे पर लगा दो तो अगले दिन गॉड तुम्हारी विशेस को पूरी कर देंगे। ऐसा मैंने बचपन में कई बार किया है और मेरी सारी विशेस पूरी होती थी। वेल गाइस, हम जानते थे कि ये सारी बातें झूठ होती है, लेकिन उमर बस ये जानना चाहता था कि असल में ट्वीटी की क्या ख्वाहिशें हैं जिसे वो पूरा करके उसे खुश कर सके ताकि वो दोबारा घर से ना भागे। अब वो उसे कील को खुशी खुशी ले लेता है। देन वो लोग बाहर आ जाते हैं और तभी उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं जिनके साथ एक बच्चा भी था, जिसे दिखाते हुए वो कहता है कि ये जरूर अनाथ है, इसने एक फिशरमैन की वॉच चुरा ली थी और हमारे कहने पे ये उसे वापस नहीं कर रहा है, क्या पता ये तुम्हारी बात मान ले। तो उमार उससे बात करता है और उसे पता चल जाता है कि उसने वॉच अपने मुंह में दबाई हुई है, इसलिए वो उसे खाने का लालच देता है, जिसे वो फौरन उसकी वॉच लौटा देता है और फिर उस लड़के से उसका नाम पूछता है जो कि था मोको। अब ऑफिसर कहता है कि तुम लोग जाकर उन्हें उनकी वॉच लौटा दो। तो उमार, मोको और ट्वीटी तीनों वेट के पास जाते हैं जो काफी मशहूर फिशरमैन है और उसी की ये घड़ी थी। जब उमार उसे वो घड़ी लौटाता है तो उसे बहुत गुस्सा होता है और बताता है कि मोको ने उसकी बहुत सी चीज़ों को चुराया है जिस वजह से वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए वो उन्हें वहाँ से डांट कर भगा देता है। और उमार बहुत कोशिश करता है वेट को समझाने की, लेकिन वो नहीं मानता। उधर हम देखते हैं कि मोको भी वहाँ से भाग चुका था। जिसके बाद ट्वीटी और उमार घर आने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हम काले बादलों को देखते हैं जो पूरे शहर पर छा गए थे, जिसकी वार्निंग न्यूज़ वाले भी दे रहे थे कि शहर में एक बड़ा तूफान आने वाला है, जो सभी लोग तैयार रहें। ये बात उमार जाकर सभी बच्चों को बता देता है ताकि वो कोई भी डरे ना और घर से बाहर ना निकले। अब रात होने पर लाइट भी चली जाती है, जिससे सभी लोग हॉल में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ बच्चों को तो बिजलियों से डर भी लगता है, लेकिन क्लारा उसे संभालती है और बचे हुए बच्चों को उमार संभालता है। उसी समय उमार को भी अपना बचपन याद आता है जब वो बारिश में भीग रहा था और कोई उसे बचाने वाला नहीं था। जैसे तैसे करके वो रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है, लेकिन जब वो सोकर उठते हैं तो पूरे घर में पानी भर चुका था। लोग जितना हो सके उतना उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद सभी बच्चों को लेकर वो बाहर आ जाता है। यहाँ पूरे शहर को तबाह होते हुए देखते हैं। उसी दौरान उस बैंक का एक बार फिर से कॉल आता है, जिसे ट्वीटी ने उठा लिया था, जिस वजह से अब उमार को बात करनी ही पड़ती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने बैंक से करीब $1,30,000 का कर्जा लिया है, जो उसके लिए बहुत ही बड़ी रकम है, जिसके चुकाने की डेट अब निकल चुकी है। इसलिए उसे बैंक वाले कहते हैं कि उसे अपना ऑर्फनेज होम सेल करना पड़ेगा, लेकिन उमार उनसे विनती करता है कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे। बैंक उसे 30 दिन देते हैं, लेकिन इन 30 दिनों में वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा, उसके चेहरे पर यह टेंशन साफ झलक रही थी। इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास मदद के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बैंक में अच्छी जान पहचान है, क्यों ना तुम थोड़े दिन और मुझे दिलवा दो और तब तक मैं उन पैसों का इंतजाम करता हूँ। उसका दोस्त सलीम मान जाता और उसे टेंशन ना लेने को कहता है।
इसी दौरान हम देखते हैं कि बिजबी नाम का एक फिशिंग कंपटीशन हो रहा है जो पिछले 35 सालों से सलीम ऑर्गेनाइज करवाता है और ये काफी कामयाब भी है। यही वजह है कि इसमें फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को मिलते हैं $2 लाख। लेकिन इस बार स्टॉर्म की वजह से कई सारी इंटरनेशनल टीम वापस चली गई है, जिसकी वजह से सलीम ने लोकल टीम को ज्वाइन करने को कहा है क्योंकि उन्होंने लोकल टीम की फीस माफ कर दी है और उसी दौरान वहाँ वेड भी पहुंच जाता है उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन उसके पास फीस नहीं थी, इसलिए सलीम उसे एक कासा होबर नाम की टीम से ज्वाइन होने को कहता है। पर असल में टीम ओमार की थी और उन 10 अनाथ बच्चों की थी। लेकिन इस बार ओमार को कुछ नहीं पता, पर सलीम चाहता है कि वो इस कंपटीशन को जीते और अपने ऊपर कर्ज जो है उसे लौटा दे। अब यहाँ दोस्तों वेड के अलग ही नखरे होते हैं। वो कहता है कि वो इन छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलेगा ये कंपटीशन, क्योंकि वो 2 बार चैंपियन रह चुका है। लेकिन उसके पास इस समय सोलो लड़ने के लिए फीस नहीं थी, इसलिए मजबूरन उसे हाँ करनी पड़ती है। तो द ट्वीटी ओमार को एक पेपर देता और कहता है कि इसे मैजिकल नेल की मदद से गेट पर लगा दो। तब तक वहाँ पर वेड भी आ जाता है जो उसे बताता है कि मैं फिशिंग के दौरान किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं चाहता हूँ। वो मेरी बोट है, इसलिए सबको मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और हाँ, जितना भी इनाम मिलेगा उसमें से 80% मेरा होगा और 20% तुम्हारा। वो ओमार को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में वो बोल क्या रहा है, इसलिए वो उसे कुछ पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन उससे पहले ही वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ ट्वीटी को सब समझ आ गया था और वो जाकर सबको बता देता है। तो ओमार उस पेपर को निकाल कर देखता है जो उसे ट्वीटी ने लगाया हुआ था। उसमें लिखा था बिज बी ब्लू, जो कि इस कंपटीशन का नाम था, यानी कि उसने ये विश मांगी थी कि वो कंपटीशन जीत जाए। अब ओमार अंदर जाता है तो उसकी वाइफ क्लारा उससे कहती है कि तुम्हें ये कंपटीशन लड़ना चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे तो फिशिंग में कुछ नहीं आता है, यहाँ तक कि उसे फिशिंग स्टिक भी पकड़नी नहीं आती। ये गेम वो कैसे जीत सकता है। लेकिन वो उसे समझाती है कि ये तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है अपना लोन वापस करने का, वरना हम अपना सब कुछ खो देंगे। अब यहाँ ओमार को लेट ही सही लेकिन समझ आ जाता है कि जो वो कह रही है वो बिल्कुल सही है और अगले दिन वो 4 बच्चों को लेकर स्पॉट पर चला जाता है जहाँ पे पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे जिन्होंने इस गेम में हिस्सा ले रखा था। चारों तरफ भीड़ थी। उसी दौरान वहाँ पे ओमार को मोको भी दिखाई देता है जिसे वो टूर्नामेंट में चलने को कहता है, पर वो मना कर देता है। वो थोड़ा रूड किस्म का बच्चा था, इसलिए ओमार भी ज्यादा जिद नहीं करता। अब सभी लोग अपना अपना नाम लिखवाते हैं और बोर्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। बच्चों को लगता है कि उनकी बोर्ड भी ऐसी होगी और लोगों की तरह बढ़िया सी, लेकिन जब वो वेड की बोर्ड को देखते हैं तो उदास हो जाते हैं क्योंकि वो बोर्ड बहुत ही बेकार थी। लेकिन अब वो जैसे ही थी, अब उन्हें उससे रेस जीतना पड़ेगा। इसी दौरान मोको भी वहाँ आ जाता है क्योंकि उसका कोई पीछा कर रहा था, इसलिए वो उनके साथ आने को तैयार हो जाता है और ये बात ओमार को भी पता थी, लेकिन वो फिर भी अपने साथ उसे रखने को तैयार हो जाता है। लेकिन वेड नहीं मानता। उसका कहना था कि ये चोर है और ये हम सब का सामान चुरा लेगा। पर ओमार कहता है कि अगर ये नहीं आएगा तो वो लोग भी नहीं चलेंगे और यहाँ उसे मजबूरन हाँ करना पड़ता है। अब यहाँ टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। अब 3 दिनों तक सभी बोट पानी में रहेंगे। सभी लोग जितनी ज्यादा फिश पकड़ेंगे इनाम उनका हो जाएगा। सभी बोट तेजी से आगे बढ़ रही थी। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन तभी वेड की बोट बंद हो जाती है जिससे सबका मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो शुरू हो जाती है जिससे कि सभी के चेहरे पर एक उम्मीद आ जाती है। वो जल्दी से कोई फिश पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं था। इसलिए ओमार वेड से कहता है कि क्यों ना वो सभी को थोड़ा मोटिवेट करे। अब वो बाहर आकर सभी बच्चों से प्यार से बातें करता है और उन्हें अपने करियर के बारे में बताने लगता है कि कैसे एक दिन उसने पूरी ताकत लगाकर तीसरे दिन फिश पकड़ी थी और फिर वो इनाम जीत गया, इसलिए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उसी दौरान मोको उसके सामानों को छूने लगता है जिससे वो बहुत गुस्सा करता है और सबसे मना करता है कि कोई भी उसका सामान ना छुए। अब दोस्तों यहाँ पर शाम हो जाती है कि तभी सभी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि वो ज्यादा देर तक बोट पर मौजूद थे और उन्हें मोशन सिकनेस हो गई थी। अब ओमार सभी को खाना खिलाता है जिसे खाते हुए सभी अपने अपने अतीत के बारे में बातें करने लगते हैं। पहले वेड बताता है कि एक दिन उसे मार्लिन फिश ने पैर में काट लिया था जिससे कि वो कई दिनों तक बेहोश रहा था। उसके बाद एक एक करके सभी बच्चे भी अपने शरीर पे चोटों के निशान दिखाते हैं, लेकिन असल में ये चोट किसी के काटने की नहीं बल्कि उन्हें मारा गया था उसकी थी। जहाँ वो पहले काम करते थे वहाँ पर उन्हें हर रोज मारा जाता था, पीटा जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। पर उसके बाद उनकी जिंदगी में ओमार नाम का फरिश्ता आया जिसने उन्हें एक नई जिंदगी दी। उन बच्चों ने ये सब हंसते हुए बताया था जिसे देखकर वेड सोचने लगता है कि ये बच्चे कितने स्ट्रांग है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज वो इतना हंस रहे हैं। कुछ देर बाद ओमान मोको के साथ बात करने जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि जब मैं 8 साल का था तभी मेरे डैड की मौत हो गई थी, जिसके बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया, लेकिन तब से मैंने खुद को संभाला और तुम भी खुद को संभाल सकते हो और हमारे साथ आके रह सकते हो। लेकिन वो मना कर देता है, पर ओमान को यहाँ यकीन था कि एक न एक दिन वो उसके साथ रहने जरूर आएगा ताकि वो भी उसे औरों की तरह एक अच्छा इंसान बना सके।
और इसी बीच उन्हें अपने स्टिक में कुछ फंसा हुआ दिखाई देता है। वेड फौरन मोको को चेयर पर बैठाता है और उसे रोप को खींचने को कहता है। अब यहाँ फिश बहुत ही भारी थी इसलिए उसे खींच पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब वो उनके पास आती है तो उन्हें पता चलता है कि ये बस एक कचरा था, यहाँ कोई फिश नहीं थी, जिससे सब बच्चे उदास हो जाते हैं। ऐसे ही करते करते इनका आज का दिन निकल जाता और ये वापस किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ ये देखते हैं कि एक दूसरी टीम ने 165 किलो की मार्लिन फिश को पकड़ी है और इनके हाथ बस कचरा लगा है। घर आने पे ओमार देखता है कि उसे मिलने एक दोस्त आया है जिसे फिशिंग टूर्नामेंट के बारे में सुना था। वो सबके लिए टी शर्ट लेकर आया था जिसे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो दोनों जब अकेले बैठे होते हैं तो उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम पर बैंक का कर्ज है और अगर तुम टूर्नामेंट हार गए तो कर्ज नहीं उतार पाओगे, इससे बेहतर है कि हम साथ में बिजनेस करें। लेकिन ओमार मना कर देता है क्योंकि वो इलीगल काम करता था और ऐसे पैसे से वो उन अनाथ बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, भले ही वो खुद क्यों ना खा ले। और इसकी ये बात उसके दोस्त को कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दिन आ जाता और इन्हें कैसे भी करके फिश पकड़नी है, वरना इनके जीतने के चांसेस अब खत्म होते जा रहे हैं। सभी लोग बोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन ओमार मोको का वेट करता है, पर वो तो पहले से ही आके वहाँ बैठा हुआ था। अब वो उसे शर्ट देता है पहनने के लिए, लेकिन हर बार की तरह वो उसे मना कर देता है। वेल अब सब मिलकर फिर से दिन की शुरुआत करते हैं। कुछ देर बाद ऐसी बातें चल रही होती है कि वेट के मुंह से उसकी फैमिली के बारे में निकल जाता है, जिसमें वो बताता है कि मैंने फैमिली और फिशिंग के बीच में फिशिंग को चूज करा है, जिससे उनके बच्चे नाखुश होते हैं। और तभी एक बच्चा कहता है कि हमने तो अपने डैड को ड्रग, जेल और लड़ाई में खो दिया, लेकिन आपका बेटा तो बहुत लकी है, उसके पास एक फैमिली है जिसमें उसके डैड भी है, इसलिए आपको उनके पास चले जाना चाहिए। वेट थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, लेकिन इसके आगे वो कुछ और सोच पाता कि तभी स्टिक में फिर से कुछ फंसता है, जिसे देखकर सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और इस बारी वेट जोहाना को चेयर पर बैठाता है। अब वो तेज़ी से रोप खींचता है और इस बारी कंफर्म था कि वो फिश थी, और वो भी मामूली फिश नहीं बल्कि मार्लिन, जिसे अगर इन्होंने पकड़ लिया तो ये टूर्नामेंट पक्का जीत जाएंगे। लेकिन तभी एक बच्चे और मोको में लड़ाई हो जाती है, जिससे चक्कर में वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब इस बोट में बस स्विम करना वेट को आता था और रोप खींचना भी उसे ही आता है। अब वो बहुत ही दुविधा में है कि वो क्या करे। वो सब पर बहुत चिल्लाता है, लेकिन आज उसने एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, तो इस बार उसने फिशिंग नहीं बल्कि 2 बच्चों की जान को चूज करा है, जिसके लिए वो पानी में कूद जाता है और उन्हें बचा लेता है। पर इस चक्कर में उनके हाथों से वो बड़ी मार्लिन फिश निकल जाती है, जिससे वो सब पर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है कि तभी मैं किसी बच्चे से प्यार नहीं करता हूँ, वो बहुत ही नासमझ और बदतमीज़ होते हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि आज हमने क्या खो दिया है। और इसी तरह से आज का दिन भी खत्म हो जाता है। सभी लोग घर जाने लगते हैं, लेकिन वेड वहीं बैठा रहता है और ड्रिंक करता रहता है। उसे देखकर ओमार को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी चीज़ होती है, वो मोको को मना लेता है अपने घर में रहने के लिए, जहाँ पे वो काफ़ी मज़े भी करते हैं। उसी दौरान क्लारा ओमार को बताती है कि 2 आदमी आए थे जिन्होंने घर की फ़ोटोज़ क्लिक किए। अब ये सुनकर वो समझ जाता है कि वो बैंक से आए होंगे और उसे कैसे भी करके इस टूर्नामेंट को जीतना ही पड़ेगा, वरना इस घर को वो खो देगा। वहाँ ट्वीटी आता है जिसने इस बारी पेपर वेट को मार्लिन फिश उठाते हुए बनाया था। वो ओमार से कहता है कि वो मैजिकल नेल की मदद से उसे आज उसके डोर पर लगा दे, क्या पता उसकी विश पूरी हो जाए। इसके बाद ओमार खाने के लिए वेट के पास जाता है, जहाँ उनके बीच में थोड़ी पर्सनल बातें होती है, जिसमें वेट बताता है कि वो अपनी फैमिली को कभी कभी बहुत मिस करता है, लेकिन जब उनसे अनाथ बच्चों के अतीत के बारे में सुना तो उसे एक हौसला मिल गया कि ज़िंदगी बहुत ही बड़ी है, इसलिए हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ ओमार उसका हौसला बढ़ाता और कहता है कि कल हम ज़रूर जीतेंगे। लेकिन देर रात हम देखते हैं कि वेट जब उसके घर एक मार्लिन फिश लेकर आता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसका कहना था कि क्यों ना हम कल इस फिश को समुद्र में डाल दें और फिर उसे पकड़ लें, इससे हम टूर्नामेंट जीत सकते हैं। लेकिन ओमार चीटिंग नहीं करना चाहता, वो अपने बच्चों को ईमानदार बनाना चाहता है, इसलिए आइडिया वो कैंसिल कर देता है। पर वेट कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही कर्ज है, इसलिए हमें ये करना ही होगा, वरना तुम अपने बच्चों के साथ साथ अपने घर को भी खो दोगे। अब उसकी बातें कहीं ना कहीं ओमार को भी सही लगती है, इसलिए वो मान जाता है। अब शुरू होता है तीसरा दिन और आज ट्वीटी भी सबके साथ आया हुआ था। खेल शुरू हो जाता है, लेकिन इनकी बोट स्टार्ट ही नहीं होती और उनकी मदद के लिए ऑफिशियल वहां पर आ जाते हैं। अब उन्हें देखकर ये काफ़ी डर जाते हैं और उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि इनकी बोट पर पहले से एक फ़िश मौजूद है। तभी बोट शुरू हो जाती है और ये बीच समुद्र में जाकर अपनी बोट रोक देते हैं।
ताकि अपने फिश को बाहर निकाल सके। इन्होंने सब कुछ सेट कर लिया था। जिसके बाद वेड कांटा लेने के लिए जाता है और उसी दौरान उमार अपनी पॉकेट में रुमाल निकालने के लिए हाथ डालता है तो उसे एक नेल चुभती है और ये वही नेल थी जो उसने ट्वीटी को दी थी। अब ये देखकर उसका मन बदल जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो चीटिंग नहीं करेगा, वो ईमानदारी से इस गेम को जीतेगा, इसलिए वो फिश को पानी में डाल देता है। अब उसकी इस बात से वेड बहुत ही नाराज़ होता है और उसे ऐसा करते हुए मोको भी देख लेता है। कुछ समय के बाद जब आधा दिन बीत जाता है तो उमार सभी बच्चों को मोटिवेट करता है और उन्हें बता देता है कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, इसलिए उन्हें अब किसी छोटे घर में रहना होगा। तभी एक बच्चा कहता है कि आपने तो हमसे वादा किया था कि हमेशा हम इसी घर में रहेंगे। अब इसके आगे कुछ और बोल पाता कि तभी एक फ़िश फंस जाती है और इस बारी वेड उमार को चेयर पर बैठाता है और उसे बताता है कि कैसे रोप को पकड़ना है। उधर पोर्ट पर भी ये न्यूज़ पहुंच जाती है कि कासा होबर्ट टीम ने एक बहुत ही बड़ी फ़िश पकड़ी है। सभी बहुत ही खुश थे। क्लारा को भी जब पता चलता है तो वो भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उमार को फिर से वही सब फ्लैशबैक आने लगते हैं जब उसके डैड की मौत हुई थी, पर वो फिर भी पूरी कोशिश कर रहा था। ये बहुत ही बड़ी फिश थी जिसे खींच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वेड उसे तरीके बताता है कि कैसे वो इसे खींचे। वो पूरी जान अपनी लगाकर उसे खींचने में लग जाता है। तभी उमार को बहुत बुरे विजन आते हैं, जैसे वो बारिश में भीग रहा है और कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं उसे मारने के लिए। लेकिन सारी बुरी यादों से लड़ते हुए वो आखिरकार कर दिखाता है और आखिरकार वो फिश को ऊपर खींच लेता है। जब हम उस फिश को देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी फिश थी जिसका वज़न था 300 पाउंड। ये एक मालन फिश होती है जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये रियलिटी है, पर उमार ने कर दिखाया था। जिसके बाद सभी किनारे पर आ जाते हैं जहां पर इन्हें पता चलता है कि इन्होंने अभी तक की सबसे बड़ी फ़िश पकड़कर दिखाई है, जिसकी वजह से इन्हें इनाम में $2,90,000 का इनाम मिलेगा। कहानी के आखिर में बताया जाता है कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और वेड ने एक भी पैसा नहीं लिया ताकि वो उन बच्चों के लिए नए घर बनवा सके। हमें उमार और क्लारा की रियल फ़ोटो भी दिखाई जाती है और ये भी बताया जाता है कि इस टूर्नामेंट से पहले किसी ने भी एक भी फ़िश नहीं पकड़ी थी, पर उन्होंने कोशिश की क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस टूर्नामेंट के बाद कासा होबर्ट पूरी दुनिया में फेमस हो गई, जिसकी वजह से क्लारा और उमार ने हज़ारों अनाथ लड़कों लड़कियों को मदद किया और उन्हें एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश करी। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इस वीडियो पर एम करते हैं 350 कमेंट का, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। पीस आउट।